नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 7 अगस्त को रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि। मशहूर कवि और साहित्यकार और दार्शनिक थे रविंद्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड से हुए थे आहत। इथोपिया ने घोषित की इमरजेंसी। अम्हारा क्षेत्र में बढ़ी हिंसा। लैंड लॉक्ड कंट्री है इथोपिया। और 2 अगस्त को मना अर्थ ओवरशूट डे। एक साल में उत्पन्न होने वाले संसाधनों की हुई खपत। पृथ्वी की बायो कैपेसिटी से ज्यादा हुआ खर्च। आइए खबरों की शुरुआत करें। 7 अगस्त को रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के मशहूर कवि और साहित्यकार, दार्शनिक थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें साल 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे वे साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय विजेता बने थे। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया भारतो भाग्य विधाता का हिंदी वर्जन है। जन गण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। उनके द्वारा लिखा गया आमार सोनार बांग्ला वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्तमान में यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित है। इसे यूनेस्को द्वारा जीवित विरासत टैग मिलने की बात हो रही है। इसकी घोषणा सितंबर 2023 में सऊदी अरब के रियाद में होने वाली वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में की जा सकती है। उन्हें किंग जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने नाइट या फिर सर की उपाधि लौटा दी थी। साल 2023 में अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को मनाया गया था। इस दिन से मतलब उस तारीख से है जब इंसानों द्वारा उन सभी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का उपयोग कर लिया जाता है जिन्हें पृथ्वी एक साल में रीजनरेट करती है। इस दिन की गणना करने के लिए पृथ्वी की बायो कैपेसिटी को ह्यूमैनिटी के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से डिवाइड किया जाता है। आउटकम को 365 से मल्टीप्लाई करके अर्थ ओवरशूट डे की डेट हासिल की जाती है। बायो कैपेसिटी से मतलब किसी शहर, क्षेत्र या फिर देश की बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड और सी एरिया से होता है। इसमें फॉरेस्ट लैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स, क्रॉप लैंड, फिशिंग ग्राउंड्स और बिल्टअप लैंड को भी शामिल किया जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में जनसंख्या के उन मांगों को शामिल किया जाता है जो प्लांट बेस्ड फूड और फाइबर प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक एंड फिश प्रोडक्ट्स, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स शहरी अवसंरचना के लिए जरूरी क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। साथ ही जीवाश्म ईंधनों से होने वाले कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी फॉरेस्ट को भी इसमें शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि ये जरूरी नहीं कि हर देश के लिए अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा काम करे। किसी देश में अर्थ ओवरशूट डे उसी स्थिति में होगा जब किसी देश का प्रति व्यक्ति इकोलॉजिकल फुटप्रिंट प्रति व्यक्ति ग्लोबल बायो कैपेसिटी से ज्यादा हो। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I में एक नया बैच अनाउंस किया है। नए बैच की शुरुआत 11 अगस्त 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी स्टडी IQ की तरफ से होगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। 2021-22 में भारत ब्राजील को पीछे करके शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत ने रिकॉर्ड 359 लाख टन शक्कर का उत्पादन किया है। शक्कर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गन्ने का उत्पादन किया जाता है। देश में गन्ने का उत्पादन करने वाले अधिकांश राज्य सिंचाई के लिए मुख्य तौर पर ग्राउंड वाटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर के ओवर यूज के लिए जिम्मेदार है। साथ ही भविष्य में एक बड़े कृषि संकट के रूप में भी ये सामने आएगा। गन्ने के उत्पादन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तमाम तरह की सहूलियतें देती हैं, जिससे किसानों को गन्ना उत्पादन करने के लिए बढ़ावा मिलता है, पर इससे अन्य खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है। गन्ने के लिए केंद्र सरकार FRP यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस घोषित करती है, वहीं राज्य सरकारें SAP यानी स्टेट एडवाइजरी प्राइस घोषित करती हैं।
आपको बता दें कि गन्ना भारत की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा में उत्पन्न किया जाता है। परंपरागत तौर पर गन्ने के उत्पादन में भारत का उत्तरी मैदान गन्ना उत्पादन में आगे रहा है, लेकिन 60 के दशक के बाद दक्षिण भारत में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। उपयुक्त जलवायु के चलते दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर की उपज उत्तर भारत की तुलना में ज्यादा है। दक्षिण भारत के गन्ने में शर्करा की मात्रा भी ज्यादा होती है। उत्तर भारत में शुष्क ऋतु के लंबे होने के कारण गन्ने का रस जल्दी सूखने लगता है। वहीं दक्षिण भारत में आर्द्र समुद्री जलवायु होने के कारण गन्ने में रस की मात्रा बनी रहती है। इथोपिया ने अम्हारा क्षेत्र में हिंसा बढ़ने के चलते इमरजेंसी घोषित कर दी है। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबे अहमद ने जन सुरक्षा और आर्थिक तौर पर बढ़ती चुनौतियों को लेकर इमरजेंसी की घोषणा की। इथोपिया अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है। जनसंख्या के मामले में यह अफ्रीका में दूसरे नंबर पर आता है। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यह अपनी सीमा इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, साउथ सूडान और सूडान से साझा करता है। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र के हिस्से को कहा जाता है। इसमें जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया और इथोपिया शामिल हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की नींव वर्चुअल तौर पर रखी। ये स्टेशन 27 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा 55 स्टेशन उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा हैं। इसके तहत देश के 1300 प्राइम रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने की योजना है। राजस्थान की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए डिविजन्स के गठन को मंजूरी दी है। अब राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। गौरतलब है कि जिलों का आकार बड़ा होने से आम लोगों को हेडक्वार्टर तक पहुंचने में समय और पैसा दोनों खर्च करना पड़ता था। राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इराक ने ट्रैकोमा को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर उन्मूलित कर लिया है। WHO ने इराक को NTD यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का उन्मूलन करने वाले 50वें देश के तौर पर मान्यता दी है। WHO द्वारा 2030 तक 100 देशों का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग ने रिपोर्ट ऑन वाटर न्यूट्रलिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जारी की है। इसमें भारतीय उद्योगों के लिए वाटर न्यूट्रलिटी की परिभाषा का मानकीकरण करने का प्रयास किया गया है। वाटर न्यूट्रलिटी से मतलब है किसी भी गतिविधि में पानी का कम से कम प्रयोग हो, ऐसे प्रयास करना, साथ ही वाटर फुटप्रिंट के नकारात्मक प्रभावों को कम करना। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, केन्या। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इथोपिया अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। अम्हारा क्षेत्र नाइजर में स्थित गृहयुद्ध वाला रीजन है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। और आइए अब देख लें कि पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, पोलो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। सही जवाब है विकल्प ए यानी फुटबॉल। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोवा रिगपा दक्षिण भारत में प्रचलित एक दार्शनिक परंपरा है। भारत NPT का हस्ताक्षरकर्ता देश है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी यानी दोनों कथन गलत हैं। सोवा रिगपा हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित एक मेडिसिन सिस्टम है। भारत NPT का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको इस बुलेटिन की PDF चाहिए तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर जाकर इसकी PDF आप रोजाना हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी इसी बुलेटिन में। नमस्कार।